आज हम जो दूसरा सेशन है रंजक पित्त का आज स्टार्ट करने वाले हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक। पाचक पित्त तो पिछली बार हो गया था, आज रंजक पित्त हम स्टार्ट करने वाले हैं। और रंजक पित्त जो उन्होंने श्लोक बताया है वो क्या है? आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रसंजनात्। मतलब जो आमाशय में पित्त है, आमाशय आश्रय जो पित्त है उसको रंजक पित्त का है, जो क्या काम कर रहा है? रस रंजनात्, जो रस का रंजन करने का काम कर रहा है। अब ये समझने के लिए हमें रंजक क्या कर रहा है? रस का रंजन कर रहा है। रंजन कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? अगर हम रंजन का अर्थ समझ लेते तो ये समझ में आएगा। तो रंजन का फर्स्ट उसका जो अर्थ है वो अर्थ बताए इसका कि एक पुनर्मिलन करना या आकर्षित करना, सुख देना, उसके साथ उसको तृप्त करना और समाधान देना और समेट करना, मनोरंजन करना, आनंद प्राप्त करके देना, ये अर्थ रंजन का है। मतलब अभी देखिए क्या क्या उसका थोड़ा हम एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। देखिए फल जो है उसका और एक अर्थ प्रयत्न करना। प्रयत्न करता उसका अर्थ क्या है? देखिए अगर शुक्र क्षय हो गया, शुक्र क्षय होगा मतलब शुक्र का जो गुण है उस गुण का क्षय हो गया। जैसे स्निग्ध गुण है उसका क्षय हो गया, तो वो जो स्निग्ध गुण का क्षय है वो क्षय प्रयत्न पूर्वक दूसरे धातु से उस शुक्र तक लाना, मतलब प्रयत्न करना। मतलब रंजन का काम क्या है कि प्रयत्न करना। दूसरा है आकर्षित करना। मतलब आकर्षित करना मतलब क्या है? देखो अभी क्या हो रहा है कि रक्त को रस चाहिए, बराबर। अगर रक्त को रस चाहिए मतलब उसको रस से जो तैयार होने वाला रक्त का जो अंश है वो लेना है, इसलिए वहां से वो ले रहा है, इसके लिए रंजन का अर्थ आकर्षित करना है। दूसरा तृप्त करना। रंजन का अर्थ तृप्त करना मतलब क्या है? अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको भूख लगी आप बहुत, तो आपने खाना खाया तो आपको क्या लगता है? एक तृप्ति लगती है। जैसे बाहर से आए आपको बहुत प्यास लगी है, मतलब क्या हो गया? शरीर में उदक व स्रोत का क्षय हो गया, उदक शरीर में कम हो गया। इसलिए आप जब बाहर से आते हैं तो आपने जब थोड़ा भी पानी पी लिया तो आपको क्या होता है? तृप्ति होती है। वैसे ही हर एक धातु का तृप्ति करने का, रक्त रस का तृप्ति करने का, धातु का तृप्ति करने का कार्य कौन कर रहा है? ये रंजक पित्त कर रहा है। इसलिए रंजन मतलब तृप्ति करना है। उसके साथ समेट करना है, सलोखा करना है। समेट करना रंजन का अर्थ है। समेट करना मतलब क्या? सलोखा करना क्या मतलब है? इसका जो अर्थ है, जो गुण है, मतलब अभी देखिए शीत गुण कफ का है, उष्ण गुण पित्त का है, बराबर। तो ये शीत गुण अगर जो कफ का है वो रस से उसका क्या बोलते हैं? समेट करना। या उष्ण गुण रक्त है, रक्त का है तो रक्त का उष्ण गुण से समेट करना, ये उस गुण के हिसाब से भी कार्य करता है। तो ये जो समेट करना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आनंदित करना, आनंद लाना, ये रंजन का काम है, रंजक पित्त का काम है। आनंदित करना मतलब क्या? अभी एकनाथ भागवत में एक श्लोक है, एकनाथ भागवत में दिया हुआ क्या है? तैसे छी मन से रंजके। मतलब क्या है कि जो मन को आनंद दे रहा है वो रंजक पित्त है। मन को आनंद कौन दे रहा है? ये रंजक पित्त दे रहा है। अभी कैसे ये आनंद दे रहा है? देखिए रंग, रंग मतलब क्या है? रंग मतलब राग, राग मतलब आसक्ति। किसी में जो आसक्ति है मतलब राग है, बराबर। ये रंजन आसक्ति निर्माण करता है और उसके बाद निरंजन अवस्था होती है, जो आसक्ति से मुक्त होता है, वो मोक्ष की तरफ जाता है, वो है निरंजन अवस्था। रंजन खत्म होने के बाद निरंजन अवस्था है, और वो निरंजन अवस्था जो है वो आनंदी अवस्था है। वो इसलिए वो मोक्ष तरफ ले गया। और ये निरंजन अवस्था जो महामाया है, जो आदि शक्ति है, वहां तक लेके जाने वाली अवस्था है।
तो ये रंजन करते हुए धातु में जो शुद्धता ला रहा है, मल में जो शुद्धता ला रहा है, जो अग्नि का पूरा काम कर रहा है, उसके बाद जो रंजन, उसके बाद ये निरंजन अवस्था है। अभी देखिए ज्योतिष शास्त्र में कहा है जो सूर्य मंडल है, जो चंद्र मंडल है, ये मंगल का जो मंडल है, ये जो मंडल है ये किसका है, उसका सबका जो कार्य, जब उसका जो इफेक्ट किस पे आता है, यकृत के ऊपर आता है। कहाँ आता है, यकृत के ऊपर आता है। मतलब सूर्य मंडल का भी और चंद्र मंडल का भी और मंगल मंडल का भी जो इफेक्ट है वो यकृत के ऊपर है। और अभी हम क्या श्लोक करें, देखिए अभी इसका एक श्लोक बताया है, यत्तु यकृत प्लिहो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निः इति संज्ञा स रसस्य रागकृत। मतलब जो पित्त यकृत प्लीहा में जो है, वो जो पित्त है उसको सुश्रुत आचार्य ने रंजक अग्नि कहा है। रंजक अग्नि मतलब जो पित्त है, जैसे पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि, क्योंकि वो अग्नि का काम कर रहा है, वो गुण से काम कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहा है, रंजक अग्नि। वो क्या काम कर रहा है, स रस से राग कृत। मतलब जो रस धातु है उस रस को राग, राग कृत मतलब राग मतलब लाल, रागकृत मतलब उसको लाल रंग प्रदान कर रहा है, लाल रंग दे रहा है, रक्तवर्णी ला रहा है। अभी ये जो अभी हमने बताया, मतलब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल, अभी हम भी कहते हैं कि हमारी जो नाड़ी है, मतलब जब हम सांस लेते हैं, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, बराबर। ये सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी अगर ये है तो इसका कुछ भी इफेक्ट आता है, अगर यकृत की कोई भी बीमारी हो, देखिए जैसे कामला हो, पांडु हो, मतलब पक्वातिसार हो, कुछ भी हो, जो अगर बीमारी आती है तो उसका पहला इफेक्ट यकृत पे आता है। उस वक्त आप साधना कर सकते हैं अच्छी से, कोई बीमारी हो तो नहीं, क्योंकि वहाँ शुद्धि नहीं है, वहाँ दुष्टि है। अगर ये किस लिए बताया मैंने कि ऐसा कहा है कि इति वीर्ये रक्तमले च शरीर आरंभ के शुद्धे जीव वसति। मतलब क्या है, जिस शरीर में शुद्ध रक्त हो तो उसमें, उस शुद्ध रक्त में जीव है। अगर अशुद्ध रक्त हो, दोषयुक्त रक्त हो तो उसमें जीव नहीं रहता है। मतलब शुद्ध, कोई भी शुद्ध अवस्था हो, मतलब रक्त मतलब कोई भी शुद्धता हो, रस से धातु तक अवस्था जो हो, अगर ये शुद्ध है तो उसमें जीव है। और ये जब हम कोई भी साधना करते हैं, वो सब जब श्वास की साधना होती है, वो सूर्य मंडल और चंद्रमंडल, हम राइट नोज से श्वास लेते हैं तो बॉडी में उष्णता आती है, क्योंकि सूर्य है। जैसे शिव पार्वती, जैसे नाक लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं तो ये क्या है, चंद्र नाड़ी है, जो प्रकृति है। हमारे शरीर में शिव शक्ति का जो रूप है, अर्धनारी नटेश्वर का जो रूप है, ये सूर्य और चंद्र जब एक साथ शरीर में आते हैं और वो सुषुम्ना नाड़ी तैयार, सुषुम्ना से जब सांस हमारे ब्रह्म रंध्र में जाता है, तब ये अवस्था शुद्ध अवस्था, मोक्ष तक अवस्था लेके जाने वाली है। और ये आनंद प्राप्त कर देने वाला ये रंजन है, ये रंजक पित्त है। इसलिए आनंद प्राप्त करने वाला रंजन, जो रंजक पित्त का जो उसका पर्याय है, इसलिए रंजक पित्त मतलब आनंद पित्त, रंजक पित्त मतलब ये आनंद प्रदान करने वाला पित्त है, जो शरीर में अग्नि का काम कर रहा है। अभी हमने देखा कि पाचक पित्त स्थूल पचन कर रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन अभी के जो आगे के पित्त है वो क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म पचन कर रहे हैं। अब ये सूक्ष्म पचन कर रहे हैं, मतलब कैसे पचन करेंगे, इसका एक श्लोक मैं आपको बता देता हूं। तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यद उच्यते पित्तोष्मणः स रागेन रसो रक्तत्वम पृच्छति। मतलब देखिए, जो पित्त है, कौन सा, उष्ण गुण से ये क्या कर रहा है, रंग दे रहा है, मतलब रस से रक्त की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है, तेजो रसानाम। ये जो, इसलिए मैं अभी इस रंज पित्त को नाम दे रहा हूं दिव्य पित्त, तेजो पित्त। जो तेज पित्त है, तेज है जिसमें, वो पित्त है रंजक पित्त। और ये उसका कौन से गुण से काम कर रहा है,
उष्ण गुण से काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, धातु की निर्मित कर रहा है, रस से रक्त की निर्मित कर रहा है। अभी देखिए आप कोई सब्जी तैयार कर रहे हैं, अगर सब्जी तैयार करते वक्त आप जब सब्जी उसमें डाले, पानी उसमें डाले, तो आप डायरेक्ट उस पानी को या सब्जी को अग्नि देते हैं क्या? नहीं देते। आप क्या कर रहे हैं वहां? आप क्या कर रहे हो, जो गैस है वो गैस कर रहा है, उसके ऊपर जो कड़ी है उसको गर्म कर रहा है, बराबर। वो कड़ी गर्म होने के बाद वो गर्म उष्ण तत्व से, उष्ण गुण से अंदर की जो सब्जी है, जैसे हमने कहा कि त्यक्त द्रवत्वम, उसका द्रव गुण कम हो रहा है और उसके बाद उस सब्जी का पचन हो रहा है, वो सब्जी तैयार हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, यहां देखिए, यहां पित्त तो समझ आ रहा है, लेकिन अभी रंजक पित्त जो कार्य कर रहा है, रस से रक्त को निर्माण कर रहा है, तो उष्ण भोल गुण से। और उष्ण गुण अभी यहां बताया, उष्ण मतलब रागकृत, रागकृत मतलब क्या, सड़सड़ता, मतलब उष्ण गुण का पित्त है। जब 16 से 50 के एज में आते हैं तो कहते हैं अरे ये पित्त का काल है, ये क्या रक्त जो है सरसा, मतलब जिसमें उष्णता, राग है, क्रोध है, ये किस वजह से है? ये उष्ण गुण के वजह से है। जो उष्ण गुण हमारे सप्त धातु का आगे रस रक्त मांस का तैयार करता है। और वो कैसे तैयार करता है, देखिए ऐसा कहा है कि जब रस से रक्त तैयार होता है तो वो रंजक पित्त कैसे तैयार करता है, तो उसमें कहा है कि उसमें 3 भाग से उसका पोषण या उसकी उत्पत्ति होती है। एक पोष्य, पोषक और मल के हिसाब से। जब रस धातु का अग्नि होता है, वो रस धातु का जो रंजक पित्त है, रंजक पित्त क्या कर रहा है, तो वो रस धातु का जो आहार रस से लिया हुआ है, आहार रस लिया है, आहार रस से रस का पहले क्या होता है, रस धातु तैयार होता है। पहले क्या होता है, रस धातु तैयार होने के बाद वो रस धातु खुद का पोषण करता है। अभी तक वो रस धातु तैयार हुआ है क्या? नहीं तैयार हुआ है। आहार रस से रस धातु अपना खुद का पोषण करता है, फिर वो क्या कर रहा है, ये रस धातु है, उसके बाद उसका पोषक तैयार होता है। मतलब रस से अभी रक्त तैयार होने वाला है, और ये रक्त तैयार होता है तो वो पोषक जो अंश है उसका, वो पोषक अंश तैयार कर रहा है रक्त का, और वो रक्त का पोषक अंश रक्त के तरफ, रक्त धातु के तरफ भेजता है। लेकिन वो रक्त तैयार हुआ है क्या? नहीं तैयार हुआ है। रस से जब वो पोषक अंश रक्त की तरफ जाता है, वो पोषक रक्त, फिर उसके बाद रस में क्या हो रहा है, मल। वो मल कैसे होता है? 2 टाइप का मल तैयार हुआ है, एक स्थूल मल और सूक्ष्म मल। ये स्थूल मल मतलब क्या है? स्थूल मल कफ है और सूक्ष्म मल क्लेद है। अब जिसके लिए हम वो समझ रहे रंजक पित्त, अभी वो रंजक पित्त अभी कहाँ काम कर रहा है? यकृत और प्लीहा में और आमाशय में। आमाशय मतलब यकृत प्लीहा, आमाशय मतलब ये जो अभी हम जो पचन हो रहा है, जहाँ अधो आमाशय बोलिए, यकृत बोलिए, प्लीहा बोलिए, जहाँ रंजक पित्त का मेन स्थान है। और ये मेन स्थान ये क्या कर रहा है अभी, जो रस धातु से आया हुआ, कहाँ से? रस धातु से आया हुआ पोषक अंश, जो रक्त धातु तैयार नहीं हुआ है, अभी उसको रक्त तैयार कर रहा है। और ये रक्त कौन तैयार कर रहा है? ये रंजक अग्नि, ये रंजक पित्त। अब उसके ऊपर इस रक्त धातु की क्रिया हो रहा है, वो क्या कर रहा है? पोष्य रक्त धातु। अब ये पोष्य रक्त धातु तैयार होता है, तो कैसे तैयार होता है? तो उसका एक श्लोक हरित संहिता में बताया है। वो हरित संहिता में ऐसे बताया है, रसः सप्ताहात् अर्वाक परिवर्तमानः पवेत कपोत हरित हरिद्रा पत्र किशुक अलक्वतकम रस प्रक्षयम यथाक्रमम दिवस परिवर्तनात् वर्ण परिवर्तनम अपाद्यमानः पित्तोष्मारागात् शून्यतत्वम अपद्यते। मतलब क्या है? जब हरित संहिता में वर्णन किया है, ये रस धातु से जब सप्त धातु परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट ये 7 एक दिन में क्या हो रहा है, उसका रस धातु श्वेत रंग का, श्वेत वर्ण का है, वो श्वेत वर्ण का फर्स्ट इसमें तैयार हो रहा है। फिर वो कपोत रंग का, कपोत रंग का मतलब क्या? जैसे रक्षा होती है, मतलब जो राखाड़ी, मराठी में उसको राखाड़ी, रक्षा जैसी होते वैसे रंग में जाता है। फिर जाता है हरित, मतलब क्या होता है? उसका हरा रंग आता है, उसकी अग्नि क्रिया चालू है हर रोज। उस
रंजक पित्त की क्रिया उसके ऊपर चालू है। रंजक मतलब उसका रंग चेंज कर रहा है। अभी देखिए श्वेत था, फिर रक्षा कलर आ रहा है, कपोत कलर आ रहा है, उसके बाद हरित कलर आ रहा है, उसके बाद 4th डे में उसका कलर आ रहा है हरिद्रा, मतलब जो पीला रंग है वो 4th डे में आ रहा है। उसके बाद 5वें दिन पत्र कलर, पत्र मतलब डार्क पीला, मतलब जो ताम्र पीताभ कहते हैं वो कलर आ रहा है कब, 5th डे में। उसके बाद उसका कलर कहा है किंशुक, किंशुक मतलब रेड कलर। और उसके बाद अलवतक, अलवतक मतलब डार्क रेड कलर। अब ये डार्क रेड कलर जब आ रहा है तब रक्त तैयार हो गया है। मतलब देखिए ऐसा सुश्रुत आचार्य ने कहा कि 5 दिन लगते हैं, हरित आचार्य कह रहे कि 7 दिन में रक्त तैयार हो रहा है। और हर एक दिन में कौन सा रंग उसमें आ रहा है, रस रंजनात्। अभी रस का रंजन कर रहे हैं, मतलब एक एक करके धातु में उसके ऊपर अग्नि की क्रिया हो रही है और ये रक्त तैयार हो गया। कौन सा, अलवतक, मतलब डार्क रंग का जब रक्त तैयार हो रहा है तब रक्त धातु तैयार हो गया। मतलब क्या हो गया, पोष्य तैयार हो गया। अब ये जब पोष्य तैयार हो गया मतलब अभी रक्त धातु का पोषण कर रहा है। अभी रक्त धातु का जो मूल स्थान भी बताया है, तो क्या, यकृत प्लीहा रक्तवाहिनीश्च धमन्या, बराबर। मतलब रक्त वह मूल स्थान भी क्या है, यकृत और प्लीहा, ये मूल स्थान है इसका। और ये मूल स्थान के हिसाब से ये कार्य कर रहा है, यह अग्नि है और रक्त तैयार कर रहा है। अभी यह रक्त तैयार हो गया। अब ये रक्त तैयार होने के बाद अब ये रक्त धातु सबका पोषण कर रहा है। अभी ये जो श्लोक बताया है सब, आमाशय आश्रम पित्तम रंजकम रस रंजनात्, ये खत्म हो गया अभी नहीं। ये जो कार्य है, ये कार्य अभी तक जस्ट शुरुआत हुआ है। मतलब रस से रक्त तैयार करना इतना ही काम रंजक पित्त का है क्या, नहीं है, ये जस्ट शुरुआत है। रंजन मतलब रंग देना। और ये कहाँ काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है ये मूल स्थान में इसका कार्य हो रहा है। और ये मूल स्थान में इसका कार्य होते वक्त अब देखिए अगर रक्त तैयार हो गया, क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है किसका, फेसबुक। 1 मिनट, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है। नेटवर्क ओके चालू है। अभी हमने कहाँ तक आए, रस से रक्त तैयार होना। अरे ये तो जो शुरुआत है रंजक पित्त का कार्य की, बस रस को आनंद, रक्त को आनंद दे रहा है रस, नहीं। अब देखिए सर्वांग सुंदर में एक श्लोक आया है, यत्वा आमाशयस्थ पित्तम तद रसाख्य धातो रंजनात् राग निष्पदनात् रंजकम उच्यते। सर्वांग सुंदर अरुण दत्त जी की टीका जो है उसमें क्या कहा है, आमाशय में जो रहने वाला रस पित्त है वो रसादि धातु का रंजन करता है। अभी और एक आपको एक श्लोक बताता हूं। अभी उसका जो स्थान बताया है पित्त का स्थान क्या बताया है, ते व्यापिनो अपि रुन नाभि आदो मध्य ऊर्ध्व संश्रयः नाभि आमाशयः स्वेदो लसिका रुद्रम रसः। अभी इसका स्थान क्या बताया, नाभि बताया। नाभि मतलब यकृत प्लीहा आमाशय सब आया। आमाशय स्वेद, स्वेद हमारे पूरे शरीर में है, लसिका हमारे पूरे शरीर में है। रुधिरम मतलब अश्रु रक्त के बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा है रसः। हम कहते हैं कोई भी धातु होता है, मांस, हम कोई भी रस रक्त कहते हैं, रक्त मांस कहते हैं,
मांस मेद कहते हैं, मेद मांस या मांस रक्त ऐसा कहते हैं क्या? श्लोक में बताया, देखिए रुधिरम रसाहा, मतलब इस रस का अर्थ अलग है और उस रस का अर्थ क्या है? रस मतलब रसादि धातु, रसादि मतलब सप्त धातु। आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है, देखिए रक्त तो पूरे शरीर में है, वात पूरे शरीर में, पित्त पूरे शरीर में, कफ पूरे शरीर में है, इसलिए इस चारों को चार दोष माने हैं। आचार्य ने रक्त को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। अगर पूरे शरीर में ये रक्त धातु है तो इसका रंजन कर रहे, तो पूरे शरीर में ये रंजन का काम चालू है, ओनली यकृत प्लीहा में चालू है ऐसा नहीं है। और उसका जो श्लोक बताया है ये आचार्य अरुण दत्त ने जो बताया है, पित्तम तद रसाख्य धातु, म्हणजे रसादी धातु का ये रंजक पित्त रंजन कर रहा है, मतलब हर एक धातु को कलर जो दे रहा है ये रंजक पित्त दे रहा है। और कलर कब आएगा, रंग कब आएगा, वर्ण कब आएगा? जब उसका पोषण होता है, जब उसका पचन होता है, दूसरी अवस्था प्राप्त होती है, तब उसको कलर आएगा ना। अभी और ये कब कब होगा, कब होता है? ये मूल स्थान में होता है। अभी हमने देखा कि रक्त धातु का मूल स्थान है यकृत प्लीहा रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी मूल स्थान है। देखिए यकृत प्लीहा रक्तवाहिनी मतलब सर्व शरीर में रक्तवाहिनी है, तो वहां भी उसका जो रक्त का उत्पत्ति का कार्य सब हो रहा है, पोषण का कार्य हो रहा है, ये सब स्त्रोतस में हो रहा है। मतलब रक्तव स्त्रोतस, रसव स्त्रोतस, मांसव स्त्रोतस। स्त्रोतस मतलब क्या? अगर ये स्त्रोतस हम समझेंगे, कला हम समझेंगे, पित्तधरा कला समझेंगे, ये समझ में आता है, तो ये हमें एक एक चीजें हैं सूक्ष्म समझ में आएगी। अब हम समझे हैं रक्तव स्त्रोत समझ लेते हैं या रसव स्त्रोत समझ लेते हैं। अभी उसके लिए हम थोड़ा पित्तधरा कला या हम समझेंगे मांसधरा कला या मेदोधरा कला, जो कुछ है हम समझ लेते हैं। कला मतलब क्या समझे? अभी हड़पसर है, मेरा हड़पसर में क्लिनिक है, तो हड़पसर की एक बाउंड्री है, तो हड़पसर की बाउंड्री कहाँ तक है? जैसे समझिए, सबको समझने के लिए हम समझ ले पूना। अभी पूना की बाउंड्री तय है कि कहाँ तक पूना जा रहा है। हम आगे तक जाते हैं तो लोनावला से यहाँ तक पूना आता है, कोल्हापुर के यहाँ तक जाते हैं तो सातारे के थोड़ा नीचे जो घाट है वहाँ तक पुणे का क्या बोलते हैं बाउंड्री है। कोई हम स्टेट बदलते हैं तो स्टेट बदलते हैं वहाँ जो लगाए देते हैं पुलिस की, ये स्टेट में, उस स्टेट में जाने के लिए आपको क्या है, अब आपका स्टेट खत्म हो गया। मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये कला है। मतलब ये स्टेट में से महाराष्ट्र स्टेट में आने के लिए कौन से भी स्टेट में, बट कर्नाटक में आओ, कर्नाटक से या कोई भी स्टेट में आप जा रहे हैं तो वहां बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है वो कला है, और उसके अंदर का जो है बाउंड्री के अंदर का धरा, मतलब जहां से हमारा महाराष्ट्र स्टेट स्टार्ट हुआ, ये बाउंड्री है। मतलब अंदर का जो अवस्था है कला है, और जो बाउंड्री है धरा है, सॉरी धरा, और जो बाउंड्री है वो कला है। और उस बाउंड्री में, बाउंड्री के अंदर जो रोड से है सब, ये जो रोड से कहां तक जाने के लिए, अभी जो हम हड़पसर देख रहे हैं, हड़पसर में जहां पूरे जो रास्ते हैं, छोटे रास्ते, बड़े रास्ते, उस बड़े रास्ते में से वो बंगलोज है, वो अपार्टमेंट्स में, उस अपार्टमेंट में जाने के लिए रास्ते हैं, उस अपार्टमेंट में घर है, उस घर में हॉल से किचन तक, किचन से बेडरूम तक, बाथरूम तक, टॉयलेट तक जाने वाले जो रास्ते, उसको स्त्रोतस कहेंगे। वहां से जहां जाना आता है वो सब स्त्रोतस है। और वो स्त्रोतस मतलब क्या? स्त्रोतस जहां इसकी उत्पत्ति है, और उत्पत्ति में उसका पोषण होता है, और पोषण के बाद उसका निष्क्रमण होता है। मतलब उत्पत्ति, पोषण और निष्क्रमण जिसमें होता है उसको स्त्रोतस कहते हैं। अब रक्तव स्त्रोतस है, रक्तव स्त्रोतस में रक्त की उत्पत्ति है, और वो रक्त सबका पोषण कर रहा है, और रक्त अभी शीर्ण हो गया, अब उसका अभी उसका निष्क्रमण हो रहा है, तब ये रक्तव स्त्रोतस समाप्त होता है, फिर उत्पत्ति स्टार्ट होती है। अब ये जहां होता है ये मूल स्थान होता है, जहां उत्पत्ति हो रही है मूल स्थान होता है। अभी हम कहेंगे रक्तव स्त्रोतस अब हो गया, अब रक्तव स्त्रोतस में रंजन किया, रक्त का रंग आ गया, अब मांसव स्त्रोतस है। अब मांसव स्त्रोतस जो है, मांसव स्त्रोतस में क्या हो गया? मांसव स्त्रोतस श्लोक देखते हैं। मांसव
नाम स्त्रोतसाम स्नायु मूलम त्वक्च। अभी देखिए मांस स्त्रोत क्या है, स्नायु मूलम त्वक्च। अब मूलम शब्द आया है, मूलम मतलब क्या, मूल हम क्या कहते हैं, देखिए मूल मतलब उसका ग्रंथ में टीका में क्या है, मूल मतलब प्रभाव। प्रभाव ओनली द्रवगुण में नहीं देखा है, रस वीर्य विपाक प्रभाव द्रवगुण में देखना है नहीं, ये जो है प्रभाव मतलब स्थिति बदलना। समझ नहीं आ रहा लेकिन स्थिति बदल रहा है। प्रभाव चिंत्य भी है अचिंत्य भी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब ये जो मांस धातु तैयार हो रहा है वो कहाँ तैयार हो रहा है, स्नायु मूलम त्वक्च। जो स्नायु मूल है, मूल मतलब क्या, जैसे आप कोई लकड़ी ले रहे हैं, वो लकड़ी उसका ऊपर का भाग, फिर उसके अंदर का भाग, फिर उसके अंदर का भाग, फिर उसके अंदर का भाग है, उसको कहते हैं क्या, वीर्यवान। बराबर, मतलब अंदर का जो भाग है वो क्या है, सबसे वीर्यवान भाग है। वैसे इस स्नायु का जो मूल है, जो वीर्यवान भाग है, जहां उत्पत्ति मांस धातु की रंजक पित्त के कार्य से होती है और वो मांस धातु का रंग बदलता है। अभी देखिए सबका रंग आप देख सकते हैं। और मांस धातु के बाद मेद धातु, मेद धातु का श्लोक है मेदो वहानाम स्त्रोतसम रुक्को मूलम वपावहनंच। मतलब देखिए जो कटी भाग है उस कटी भाग में वो मेदो स्त्रोतस का मूल स्थान है, वपावहन। वपावन कहा गया, उदर में आ रहा, कटी भाग में आ रहा है, रुक्क में आ रहा है। मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, देखिए हम कहते हैं कि रुक्क की उत्पत्ति किससे है, रक्त और मेद से वृक्क की उत्पत्ति है, वो मूल स्थान है। मतलब उससे ही उसकी उत्पत्ति होती है, जहां उत्पत्ति होती है वहां निर्मिति भी होती है। बराबर है, मतलब यहां अब मेदो स्त्रोतस उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ये उत्पत्ति कौन कर रहा है, रंजक पित्त कर रहा है, रंग चेंज कर रहा है। अभी यहां रक्तवर्ण था, अब मांस का रंग आ रहा है। और मांस का रंग के ग्रंथ में कहा है कि धातु के रंग बताया है, जैसे रस का रंग श्वेत है, रक्त का रंग लाल है, लेकिन जो मांस का रंग है वो लाल कलर जैसा है, जैसे हम मांस का कलर देख सकते हैं ब्राउन। तो वो जो कलर है वो मांस का कलर ला रहे हैं। फिर उसके बाद मेद का जो कलर है सरक्त मेद कहते हैं। फिर अस्थि का कलर है श्वेत कलर आ रहा है। मज्जा का कलर, जैसे हम मज्जा जैसे येलो और रेड या सफ़ेद जैसे जो द्रव गुण का है। और शुक्र का रंग जो है वो श्वेत रंग का, जो शुक्र है वो रंग वो कौन बदल रहा है, वो रंजक पित्त बदल रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब चल रहा है वो रंजन का काम कर चला है। रंजक पित्त जो है पूरे शरीर में वो काम कर रहा है। अब मुझे बताइए, जब मांस धातु दे रहे स्नायु जो है वो स्नायु हमारे हर एक शरीर में, हर एक सूक्ष्म धातु में है ना। आप हाथ में ले लो, पैर में ले लो, उदर में ले लो, कहीं भी ले लो, स्नायु है ना। तो वहां जो है वो उसका कार्य हो रहा है, वहां उसकी उत्पत्ति भी हो रही है, उसके ऊपर के पोषण भी हो रहा है। अभी थोड़ा एक पोषण के बारे में बताता हूँ, उत्पत्ति और पोषण कैसा है। अभी अस्थि समझ में आएगा, अस्थि तैयार हो रही है, मांस तैयार हो रहा है। हमने कहा है कि अभी अस्थि, अभी ऐसा कहा है कि जब बाल अवस्था होती है, या हमने कहा है कि 21 की एज तक जो लड़के हैं उनका क्या होता है, हाइट बढ़ना, उसका मैच्योरिटी कंप्लीट होता है। जो लड़कियां होती है 18 ईयर्स में मैच्योरिटी कंप्लीट होती है। अब 18 ईयर्स तक अस्थि की वृद्धि हो रही है, 21 ईयर्स तक अस्थि की वृद्धि हो रही है, मांस की वृद्धि हो रही है। जब अब 21 साल कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद उत्पत्ति जो होती है वो पोषण में आ जाती है। पहले उत्पत्ति भी है और पोषण भी है, इसलिए वो अस्थि का जो हाइट है, हाइट बढ़ रही है, उत्पत्ति है, उसके साथ पोषण भी हो रहा है। जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो रही है तो अस्थि की वृद्धि हो रही है क्या? नहीं। अभी हाइट बढ़ रही है क्या? नहीं है। अब क्या हो रहा है, यही जो रंजक पित्त है वो पोषण में उसका काम कर रहा है। अब पोषण जब होता है तो एक जगह से पोषण नहीं हो रहा है ना। जो अस्थि है, जो मांस है, मांस सब शरीर में है, उस सब शरीर में उस मांस का पोषण जरूरी है ना। तो पोषण के लिए उसकी उत्पत्ति होनी जरूरी है। और वो उत्पत्ति कौन कर रहा है? वो उत्पत्ति रंजक पित्त कर रहा है। क्या हो रहा है? पोषक और मल।
अब पोष्य क्या है? रक्त ने उसका पोषण कर दिया, लाल रंग का हो रहा है, और पोषक के लिए उसको मांस धातु के मूल स्थान में भेज दिया। और मांस धातु है, जो मांस धातु है वो क्या कर रहा है? फिर रंजक पित्त उस मांस जो है, पोषक जो अंश आया हुआ है, उस पोषक अंश को उसकी अग्नि की क्रिया करके वो मांस धातु तैयार कर रहा है। जब वो मांस धातु तैयार हो रहा है तो मांस धातु तैयार होने के बाद वो मांस क्या कर रहा है? खुद का पोषण कर रहा है। अभी क्या हुआ? उत्पत्ति और पोषण दोनों आ गए। जब उत्पत्ति थी तब तक नया तैयार करना है, बराबर है। जो पोषण है तो तैयार करके हर एक धातु को देना है। ये कौन से न्याय से आता है? दो न्याय बताया है, एक केदार कुल्ला न्याय बताया है, एक खले कपोत न्याय बताया है। अब केदार कुल्ला न्याय क्या है? रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे तैयार हो रहा है। मांस जो रक्त है 5 दिन में तैयार हो रहा है, मांस 10 दिन में तैयार हो रहा है, मेद जो धातु है 15 दिन में तैयार हो रहा है, अस्थि जो है 20 दिन में तैयार हो रहा है। ऐसे करते 1 मंथ में शुक्र धातु तैयार हो रहा है। अब ये जो तैयार हो रहा है, अभी ऐसा समझे कि 10 दिन में मांस धातु तैयार हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो मांस क्षय या मांस धातु की अगर उत्पत्ति मतलब चाहिए, मांस क्षय हो गया, या एग्जाम्पल ले लेते हैं शुक्र क्षय हो गया। अब जब शुक्र क्षय हो गया है, शुक्र धातु कैसे तैयार हो रहा है? आफ्टर 30 डेज के बाद तैयार हो रहा है। नेचुरली जो केदार कुल्ले न्याय के हिसाब से शुक्र धातु 30 डेज के बाद तैयार हो रहा है। अगर शुक्र क्षय हो गया, शुक्र क्षय हो गया मतलब क्या हो रहा है? इसके गुण में क्षय हो गया। शुक्र क्षय मतलब जो गुण है शुक्र का, जो स्निग्ध गुण हो, स्नेह गुण हो, जो शीत गुण हो, उसके जो गुण है उस गुण में क्षय हो गया। अब जब उस गुण में क्षय हो गया तब क्या होता है? ये शुक्र धातु तो तैयार होना चाहिए। तब उस वक्त केदार कुल्या न्याय ऐसा कहा है कि केदार कुल्या न्याय, ये जो आहार रस है, जो रस धातु है, जो रक्त धातु है, सार्वदैहिक है, सब जगह से जा रहा है। जैसे नदी बह रही है, नदी बहते बहते क्या हो रहा है? ये जो गांव है वो गांव क्या है? उनके जो खेतों को पानी ले रहा है, उनमें घर में जो यूजफुल है उसके लिए पानी ले रहा है, जहाँ जहाँ जिसके लिए बर्तन दे के कुछ भी जिसके लिए जो चाहिए वो गांव उसके लिए पोषण ले रहा है। दूसरी जगह वो नदी जाती है तो वहाँ जो जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी तय करनी है उसके लिए वो नदी का काम हो रहा है। आगे जाते मतलब क्या हो रहा है? वो नदी बह रही है, मतलब उसका कार्य हर एक जगह अलग अलग हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि उसका कार्य जो धातु के मतलब उसके हिसाब से वो कर रहा है। लेकिन अगर जहां कम हो रहा है, मतलब आहार रस सब जगह जा रहा है तो कम हो रहा है, तो क्या कर रहा है? वो रंजक अग्नि जो है, वो रंजक अग्नि वहां जो शुक्र धातु में जा रहा है। शुक्र धातु का मूल स्थान क्या बताए? शुक्र वाहनाम स्त्रोत्राम वृषणो मूलम शेफश्च। अब वहां जो मूल स्थान है, उस मूल स्थान में जो आहार रस आ रहा है उसके गुण वो ले रहा है और शुक्र धातु तैयार कर रहा है। मतलब देखिए हंस होता है, हंस क्या करता है? हंस पानी और दूध को अलग करता है। मतलब पानी और दूध तो एक है, लेकिन उसमें इतना ताकत है कि उसमें से पानी अलग करके ओनली वो दूध ले सकता है। वैसे ये केदार कुल्या न्याय वो जो चल रहा है वो आहार रस सब उसमें है, सब में वो सब चीजें हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो जो अग्नि है उस धातु में जा रहे हैं तो उसमें से उसके जो गुण है, ये जो कार्य हो रहा है वो गुण से कार्य हो रहा है। वो गुण उसके जो है वो गुण ले रहा है और गुण से उस धातु उत्पत्ति कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? वो जो आहार रस जो तैयार हो रहा है वो आहार रस से शुक्र के वो गुण ले रहा है और जो शुक्र क्षय है वो उस वक्त तैयार कर रहा है। लेकिन जो तैयार होना चाहिए वो केदार कुल्या न्याय से ही तैयार होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी जरूरत होती है व्याधि के हिसाब से, अगर कुछ हिसाब से होता है तो उस धातु में से वो उस आहार रस में वो धातु तैयार करता है, इसलिए उसको हम कहेंगे हंसाग्नि। हंस उस जैसे दूध ले रहा है वैसे ही उसमें से 7 ही धातु का पोषण जा रहा है। उसमें से शुक्र का ले रहा है या मांस का ले रहा है या अस्थि का ले रहा है, मतलब उसके जो जो है वो गुण ले रहा है। जैसे खले कपोत न्याय में कहा है कि क्या कर रहे हैं कि वो कपोत क्या कर रहा है, जहाँ उसके जो धान्य है उसको जितना पोषण लगता है उतना वो धान्य
वहां से जा रहा है। वैसे मांस धातु का पोषण जितना चाहिए उतना वो अग्नि ले रहा है, वहां से जो चाहिए वहां से वो ले रहा है। वैसे इसलिए हम इसको हंसाग्नि कहते हैं, हंसाग्नि कहेंगे। रंजकाग्नि गए जो वर्ण तैयार कर रहा है, वो हंस का वर्ण तैयार कर रहा है। वर्ण कब तैयार करता है? जब पचन होता है। तो कोई आप कुछ भी पकाते हैं तो उसका वर्ण चेंज हो जाता है। वर्ण कब चेंज होता है? पूरा पचन होने के बाद चेंज हो जाता है, पूरा पोष्य तैयार होने के बाद तैयार होता है। मतलब रक्त का वर्ण जब मांस को आता है तो पोषक अंश में मांस का अग्नि, मांस धातु का जो अग्नि है रंजक पित्त, उसको तैयार करता है उस वक्त, और पूरा पोष्य तैयार होता है। फिर वो मांस, उसका रंग बदलता है, फिर वो मांस धातु का पोषण करता है। फिर पोषक अंश जो तैयार होता है उसका, वो पोषक तैयार होता है, फिर उसका मल तैयार होता है जो खमल है, और उसके बाद जो सूक्ष्म मल होता है वो क्लेद तैयार होता है। फिर मेद में आता है। मेद में से वो क्या करता है? खुद का पोषण करता है रंजकाग्नि, फिर पोषक तैयार करता है। पोषक अंश से, पोषक में अस्थि तैयार नहीं हुई है, पोषक अंश में फिर वो अस्थि धातु की यहाँ वो जैसे स्रोत से, उस कला से वहां भेजता है। फिर अग्नि की प्रक्रिया उसके ऊपर होती है, फिर पोष्य तैयार होता है। कौन? अस्थि। अस्थि पोष्य तैयार होने के बाद वो कहाँ तैयार हो रहा है? अस्थि पोष्य मेदो मूलम जगनंज। तो मेदो मूलम जगन, जगन मतलब क्या है? कटी कपाल अस्थि, जो हम पैल्विक गर्डल कहते हैं, वो कटी कपाल अस्थि के हिसाब से वो जगन है। अब मुझे बताइए अभी वहां कैसे तैयार हो रहा है? हम कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कहा, पुरुष धरा कला सायव अस्थि धरा कला, बराबर। मतलब जहां पुरुष की उत्पत्ति होती है वहां अस्थि की उत्पत्ति होती है। दूसरा हम ऐसा कहते हैं कि अस्थि और वात का आश्रय संबंध है। मतलब अब अगर वात का प्रकोप होता है तो अस्थि का क्षय होता है, और वात अच्छी होता है, अस्थि अच्छा होता है तो वात का शमन होता है। मतलब ये आश्रय। और वात की उत्पत्ति कहाँ है? पक्वाशय में है। और कहाँ आता है? वो कटी में आता है, जगन में आता है। मतलब उत्पत्ति के हिसाब से अभी अस्थि से समझ में आएगा कि कहाँ रंजक पित्त, रंजक अग्नि काम करता है। आचार्य डल्लन कहते हैं, आचार्य डल्लन क्या कहते हैं? जो अग्नि है वो कहाँ है? पक्वाशय में है। और उसमें जो काम क्या कर रहा है? प्राण का और उदान का काम क्या है? धापन करना। धापन मापन मतलब उसको, अग्नि को प्रज्वलित करने का काम प्राण और उदान करते हैं। और वो जो अग्नि है वो कहाँ है? पक्वाशय में है। अब ये हर बार तो नहीं बगे ना कि अग्नि यहाँ है, अग्नि वहाँ है। तो पक्वाशय में अगर हम अग्नि कहते हैं, अगर ये पक्वाशय में आया हुआ रंजक अग्नि है, अगर वो अस्थि का उत्पत्ति कर रहा है, मतलब पोष्य जगन में अस्थि धरा कला है, पुरुष धरा कला है, पुरुष की भी उत्पत्ति है, अस्थि की भी उत्पत्ति और वात की भी उत्पत्ति वहां हो रही है। मतलब जो अग्नि है वो अस्थि को क्या कर रहा है? रंजन कर रहा है, अस्थि को रंग दे रहा है। और ये जो रंग दे रहा है मतलब उत्पत्ति किया, अस्थि धातु तैयार हो गया। अब ये अस्थि धातु है, अस्थि धातु पोषक अंश किसका तैयार कर रहा है? मज्जा का तैयार कर रहा है, मज्जा धातु का। अब ये मज्जा धातु, और मज्जा धातु का श्लोक क्या बताए? मज्जावाहनाम स्त्रोतसाम अस्तिनि मूलम संधाय च। अस्तिनि मूलम, जो अस्थि की मूल स्थान है, जैसे मेदोमूलम बताया था अस्थि में, वैसे अस्थि मूलम और संधाय च। संधाय मतलब क्या? संधाय मतलब संधि। अब मुझे बताइए कि जो संधि है, उंगली अस्थि के संधि लेनी है क्या? यहाँ नहीं। संधाय मतलब जो संधि है, अस्थि का संधि, स्नायु का संधि, मांस के संधि, सिरा के संधि, कंडरा के संधि, ये सब संधि है। ये मज्जा के मूल स्थान है। अब ये मूल स्थान में ये रंजक पित्त है। अब यहाँ क्या हो रहा है? मज्जा की उत्पत्ति हो रही है। और जो मज्जा है, ये जो मज्जा धातु है, ये मज्जा धातु द्रव रूप में है। और ये जो द्रव रूप का मज्जा धातु है, हम कहते हैं ना कि ये मज्जा धातु, इसकी उत्पत्ति ग्रहणी में भी है। ये जो हमारा जो ब्रेन है, मज्जा से उत्पत्ति, आंखों भी मज्जा से उत्पत्ति है, और ये मज्जा शुक्र का उत्पत्ति करते हैं। मतलब संधि हमारे हर एक
सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग में यह संधि है और इस संधि में यह रंजक पित्त मज्जा की उत्पत्ति कर रहा है। ऐसा है कि ऐसा एक पार्ट है जहां मज्जा की उत्पत्ति है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मूल स्थान, मूल मतलब प्रभाव, जहां कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, यह अचिंत्य है, जहां उत्पत्ति हो रही है। मतलब प्रभाव मतलब अभी देखिए हरित की है, हरित की कषाय गुण की है और कषाय गुण की होते हुए भी अनुलम काम कर रही है। मतलब इसका गुण, रस, वीर्य, विपाक कुछ भी हो, उसके ऊपर वो अलग जो कार्य हो रहा है वो प्रभाव है। मूल मतलब प्रभाव, मतलब जो संधि है वो प्रभाव से काम कर रही है। जो मूल स्थान है मज्जा धातु का प्रभाव से काम कर रहा है। मेदो मूलम ये प्रभाव से कार्य कर रहा है। अस्थि मूलम ये प्रभाव से कार्य कर रहा है। शुक्र मूलम जो वृषभ ये प्रभाव से काम कर रहा है। यहाँ उत्पत्ति हो रही है और ये उत्पत्ति होने के वजह से ये मज्जा की उत्पत्ति संधि में है। और ये संधि में उत्पत्ति कौन कर रहा है? पोषक। कहां से आया पोषक? जो अस्थि धातु ने अस्थि धातु का पोषण किया और जो पोषक तैयार हुआ है, जो पोषक अंश है वो मज्जा में मूल स्थान में जाता है और मूल स्थान में जाने के बाद वहां का जो रंजक पित्त है वो रंजक पित्त क्या करता है, फिर ये मज्जा धातु तैयार करके वो मज्जा धातु खुद का पोषण करता है और पोषक अंश फिर पोषक अंश तैयार करता है। और वो मज्जा धातु का पोषक अंश क्या है? उसका शुक्र धातु तक जाने वाला वो पोषक अंश तैयार कर रहा है। मतलब और उसके बाद उसका मल तैयार कर रहा है। और जो मल है उसका कई जगह मल जो बताया है, उपधातु भी बताया है, मल भी बताया है। मल क्या है? अक्षी, विट, त्वक। देखिए अक्षी म्हणजे आंखों का जो मल है, विट जो मल, जो पुरुष में जो स्नेह गुण आया हुआ है, जो पुरुष में आया हुआ स्नेह गुण ये किसका है? ये मज्जा का है। फिर त्वक में जो स्निग्धता जो आ रही है, जो हमारे मज्जा धातु की वजह से जो हम स्निग्ध, मतलब ये जो हम देख रहे हैं ना, ये तेजता, सूक्ष्मता, ये हमारे शरीर में जो तेज है वो मज्जा मल है। आँखों में जो तेज और उसके वजह से जो मल है, जो आँखों में जो पानी आ रहा है आपको, जो आनंद दे रहा है वो क्या है? वो मज्जा मल है। और वो मज्जा मल कब तैयार होता है? जब ये रंजक अग्नि काम करता है तो मज्जा धातु का क्या तैयार हो रहा है? स्थूल मल और सूक्ष्म मल। मतलब जब मज्जा धातु तैयार हो रहा है फिर पोषक से शुक्र धातु की तरफ भेज रहा है, फिर उसके बाद मल तैयार हो रहा है और मल जो है ये चीजें है। मतलब ये कौन काम कर रहा है? देखिए ये जो हम देख रहे थे कितने सूक्ष्म स्तर पे ये रंजक पित्त काम कर रहा है। हमारे ऐसा कोई भी अणुरेणु नहीं जहाँ रंजक पित्त नहीं है और रंजक पित्त कार्य नहीं कर रहा है। स्नायु मूलम, अस्थि मूलम, मेदो मूलम, यकृत, प्लेहादक, रक्तवाहिनी मतलब वो रक्तवाहिनी का मतलब रक्त का मूल स्थान है। रस का मूल स्थानम दशधमन्या, हृदय और दशधमन्या। अब शुक्र का मूल स्थान, शुक्रवाहनाम स्त्रोतशाम वृषणो मूलम शेफश्च। अभी वृषण मूल आणि शेफश्च। वृषणो मूलम मतलब वृषण मतलब ओनली जो क्या कहते हैं, मतलब लिंग नहीं है, अष्टिला नहीं है, मतलब अष्टिला और गर्भाशय। शेफश्च मतलब लिंग और योनि भाग। शुक्र व स्त्रोतस दोनों में है, स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। तो ये जो शुक्र व स्त्रोतस का श्लोक है ये उत्पत्ति स्थान के हिसाब से बताया है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान शुक्र के बाद कोई धातु है? कोई धातु नहीं है। शुक्र के बाद शुक्र ही है। तो शुक्र का इसके वजह से मल नहीं बताया है, उपधातु नहीं बताया है, क्योंकि उसका डायरेक्ट ओ जो बताया जो उत्पत्ति करने वाला है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है। और उत्पत्ति स्थान का है हमारे शरीर में वृषण और लिंग, गर्भाशय और योनि भाग, ये उत्पत्ति का स्थान है। अभी मुझे बताए कि ये व्यक्त स्थान है, ये उत्पत्ति स्थान है, लेकिन शुक्र धातु तो सार्वधिक है।
अणुरेणु में शुक्र धातु है। अगर कहीं शरीर में शुक्र धातु कम होता है, शुक्र धातु नहीं होता है, तो क्या होता है, वहाँ के सेल्स विकृत तैयार होने लगते हैं, फिर कैंसर की उत्पत्ति होती है। मतलब हमारे शरीर में जहाँ का स्नेह गुण, स्निग्ध गुण कम हो जाता है, तो जहाँ जहाँ रुक्ष गुण आता है, रुक्ष गुण में तो विकृति आ रही है, और ये स्निग्ध गुण कम हो जाता है, तो ये अर्बुद की उत्पत्ति का कारण बताया है। मतलब हमारे हर एक सूक्ष्मातु सूक्ष्म परमाणु में शुक्र धातु है, लेकिन जब वो व्यक्त करते हैं, मतलब वो शुक्र व्यक्त करना है, लेकिन पहले उत्पत्ति करनी है, तो उत्पत्ति कौन कर रहा है, उत्पत्ति करने का काम जो है वो रंजक पित्त कर रहा है। और रंजक पित्त क्या कर रहा है, मज्जा धातु से आया हुआ जो पोषक अंश है, वो पोषक अंश लेके वो शुक्र धात्वाग्नि जो है, शुक्र धात्वाग्नि मतलब रंजक पित्त शुक्र धातु, ये धात्वाग्नि के हिसाब से वो शुक्र क्या करता है, वो खुद का उत्पत्ति करता है। उसके ऊपर क्या है, उष्ण गुण का पोषण होने के बाद। उष्ण गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्ण गुण दिखता है क्या, नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर आप कोई भी सब्जी बनाओ, कुछ भी, जो उष्ण गुण लगता है उसके बाद ही वो होता है ना। अभी आपको ठंडी लग रही, ठंडी लगने के बाद आप कहीं कोई कपड़ा जलाते, उसके बाद आप जब सेक लेते हैं, आप सेक लेते हैं तो उष्ण गुण आपके शरीर को आ रहा है, और उष्ण गुण के वजह से आपका क्या हो रहा है, आपके शरीर में एक उष्णता आ रही है, तो उसके वजह से आपके शरीर को एक आराम आ रहा है, आपके शरीर को एक तृप्ति मिल रही है। रंजक का काम तृप्ति है, आपको एक समाधान मिल रहा है। ये बाह्य से आपको बता रहा हूँ, ये बाह्य से अगर ऐसा हो रहा है तो धातु में भी वही हो रहा है ना, धातु में भी वही कार्य चालू है, वो समाधान, वो तृप्ति, वो जो कार्य है वहाँ, अगर आपको उस हिसाब से अगर वो तृप्ति मिल रही, वैसे ही वो तृप्ति, वो शुक्र धातु आपको तृप्त कर रहा है, खुद को मज्जा से तृप्त कर रहा है, अस्थि से मज्जा धातु तृप्त हो रहा है। जब ये शुक्र धातु वो ले रहा है तो क्या हो रहा है, शुक्र धातु तैयार हो रहा है। अब जो शुक्र धातु तैयार हो गया तो उसके बाद ये उत्पत्ति वाला है, लेकिन व्यक्त नहीं हुआ है। व्यक्त कौन करता है, व्यक्त करता है समान वायु, अपान वायु, अपानोपानगा श्रोणी बस्ती मेड्र उरुगोचरा शुक्र अर्थव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। जब ये जो शुक्र धातु तैयार, शुक्र धातु सार्वधायिक तैयार करने का कार्य ये रंजक पित्त कर रहा है, सब धातु का पोषण करने का काम ये शुक्र धातु कर रहा है। देखिए, शुक्र धातु को इतना श्रेष्ठत्व रंजक पित्त के हिसाब से दिया क्यों है, क्योंकि जब रस तैयार होता है तो रक्त में रस के अंश है, मांस में रस रक्त के अंश है, मेद में रस रक्त मांस मेद के अंश है, अस्थि में रस रक्त मांस मेद अस्थि के, मज्जा में अस्थि तक के अंश है। लेकिन मज्जा में शुक्र के अंश है क्या, नहीं है। लेकिन शुक्र धातु जब तैयार होता है तो शुक्र में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सबके अंश है, क्योंकि जो रस धातु है रस में सबके अंश है, लेकिन जो अंश है उसको कन्वर्शन करना, परिवर्तन करना, ये जो परिवर्तन करने का काम जो है वो रंजक पित्त कर रहा है। और वो शुक्र धातु जब तैयार हो रहा है तो रस से लेकर शुक्र तक के सब अंश उसमें है, और जब सब अंश उसमें आते हैं वो उत्पत्ति करने वाला शुक्र है, उसके बाद उसमें मल नहीं है। आचार्य शारंगधर ने लेकिन उसका मल बताया है ओज, लेकिन ओज जो है वो ओज उत्पत्ति करने वाला ओज है, जो हृदय में रह रहा है, और जो आगे वाले जो गर्भ है, गर्भ उत्पत्ति का कार्य उसका बताया है। ये कहाँ तक आ गया, ये शुक्र धातु उत्पत्ति तक आ रहा है। और ये शुक्र धातु और ये जो ओज तैयार हो रहा है, ये ओज क्या है, ये हमारे शरीर का दिव्य तेज है। और ये दिव्य तेज शुक्र ओज जो रहता है वो कहाँ रहता है, अष्टबिंदुआत्मक ओज हृदय में रहता है। और सर्वाधिक ओज ये प्रभा तेज का काम कर रहा है। जब ये ओज तैयार होता है और ये अवस्था होती है तो ये आनंद मोक्ष तक अवस्था लेके जाने का ये कार्य करता है। देखिए, ऐसा कहा है जो ऋषि मुनि है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वो शुक्र का
ओज में परिवर्तन होता है और वो तेज मिलता है। उस तेज से उस अवस्था तक वो जाते हैं और क्या होता है, उनका जो ब्रह्मरंध्र में जो शिव है उस शिव की तरफ वो अवस्था जाती है। इसलिए मैंने एक श्लोक आपको बताया था उसका, अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देव जनार्दनम। देखिए क्या हो रहा है कि जो बाहर से जो प्राण है, अन्न जल और वायु, इसका क्या हो रहा है, बाह्य प्राण है। उस बाह्य प्राण जो ब्रह्म है वो शरीर में आता है। जब वो शरीर में आता है तो जो रस है, रस से शुक्र तक जो तैयार होना रहा है वो विष्णु अंश है, जो विष्णु का अंश है। जैसे विष्णु के अवतार है, मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्ण, परशुराम जी, ऐसे जो है वैसी एक इसमें अंश अवतार कहा जाता है। जो अंश है, जो विष्णु के रूप है, वैसे ही क्या हो रहा है, ये अंश से अवस्था तक बढ़ते जा रहा है, उस अवस्था तक पहुंचते जा रहा है। मतलब रस से रक्त में रस का अंश है, शुक्र में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा का अंश होके शुक्र तैयार हो रहा है और वो उत्पत्ति करता है, दूसरी उत्पत्ति करता है। जब उत्पत्ति करने की अवस्था कब आती है, वो जो हमारे जो बैठे हो ऊपर विष्णु जी, वो क्या करते हैं, उसने सृष्टि उत्पत्ति की है। वो सृष्टि उत्पत्ति करने वाले जो अंश है वो धातु से ओज तक निर्मित करने वाले बैठे हुए हैं। और वो ओज, ऐसा कहा है कि वो ओज गर्भ में जाके वो दूसरा गर्भ निर्माण कर सकते हैं, दूसरा मनुष्य निर्माण कर सकते हैं। मतलब ये कब होता है, उत्पत्ति की अवस्था वहां तक पहुंचने के बाद। और वही ओज क्या करता है, हमें वो आनंद प्राप्त करके देना है। मतलब वो मोक्ष अवस्था तक लेके जाने का काम ये ओज, ये शुक्र धातु करता है। लेकिन वो कौन तैयार कर रहा है, वो तैयार कर रहा है रंजक। इसलिए रंजक को क्या कहा है, आनंद। इसलिए हम रंजक पित्त को आनंद कहता है। वो आनंद तक लेके जाने वाला जो धातु है, जो अग्नि है, वो दिव्य अग्नि, जो हंसाग्नि है, तेज अग्नि कहते हैं उसको, वो रंजक पित्त है, हर एक धातु में रहता है। उसके साथ वो मल की उत्पत्ति करता है जो रंग देता है। अभी धातु तक है, अब मल भी है। मल को जो रंग आ रहा है, मूत्र को जो रंग आ रहा है, पुरुष को जो रंग आ रहा है, क्योंकि क्या है, धातु में जो अभी मूत्र उत्पत्ति हमने कही, मूत्र का लेते हैं। अभी मूत्र उत्पत्ति किट्ट के हिसाब से हमने उस बात बताया कि किट्ट तैयार हुआ है, मल मूत्र नहीं तैयार हुआ है, जल अंश मूत्र का तैयार हुआ है। फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र से ये जो सूक्ष्म क्लेद है, फिर सूक्ष्म क्लेद और जो किट्ट है जल प्रधान, वो रंजक पित्त उसके ऊपर क्रिया करता है। फिर मूत्र उत्पत्ति होते हैं, मूत्र हो स्रोतस में, फिर मूत्र का रंग तैयार होता है। पुरुष में जो किट्ट है और सप्त धातु में जो मल है, पित्त, कफ, पित्त, खमल, इसके जो मल आए हुए, उसके जो कुछ अंश पे जो मल अंश आए हुए मल के, वो रंजक पित्त उसके ऊपर क्रिया करता है, फिर उसका वर्ण तैयार करता है। इसके वजह से हम एक उदाहरण देते हैं मूत्र का, मूत्र विरेजनीय गण। मूत्र विरेजन का हम क्या करता है, मूत्र का रंग प्रॉपर करता है। और ये मूत्र उत्पत्ति कहाँ होती है, मूत्र उत्पत्ति होती है आमाशय में। आमाशय मूत्र उत्पत्ति कैसे हो रही है, क्योंकि पृथ्वी और जल से क्या हो रहा है, रस धातु तैयार हो रहा है, मधुर विपाक हो रहा है, कपिक उत्पत्ति, मतलब जल महाभूत का जो अग्नि का कार्य हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आमाशय में। फिर उसके ऊपर क्रिया होती है, फिर उसके ऊपर क्रिया होती है, फिर धातु तक अग्नि की क्रिया होती है, फिर मूत्र उत्पत्ति होती है। और मूत्र उत्पत्ति में विकृत अगर रंग आ रहा है तो मूत्र विकृत रंग आ रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, धात्वाग्नि बिगड़ा हुआ है। तो धात्वाग्नि, जाठराग्नि, आमाशय का अग्नि, जो गृहिणी का अग्नि अच्छा करना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मूत्र विरेजन गण देते हैं। अभी प्रमेय है, प्रमेय में क्या हो रहा है, प्रमेय में कैसे कैसे रंग बताया है, पीला रंग बताया है, लाल रंग बताया है मूत्र का,
मतलब अलग अलग रंग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो क्लेद तैयार हो रहा है वो क्लेद विकृत, जो धातु में पचित रंजक पित्त है, वो रंजक पित्त उसके ऊपर कार्य प्रॉपर न करने के वजह जो क्लेद विकृत तैयार हो रहा है, और जो रंग प्राकृत देना चाहिए, जो प्राकृत रंग उसका न होने के वजह से, उसके वजह से प्रमेय क्लेद मूत्र वहा, क्लेद का मूत्र से क्लेद वहानाम ऐसा कहा है। इसलिए प्रमेय मूत्र व स्त्रुतस का व्याधि बताया है। इसलिए जो रंग दे रहा है मूत्र दे रहा है, लेकिन विकृत अवस्था है, प्राकृत अवस्था नहीं है। जब प्राकृत अवस्था आएगी, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे मूत्र व स्त्रुतस की, तब प्रथम अवस्था पाक का अग्नि से लेकर धात्वाग्नि तक उसकी क्रिया होगी। जब धात्वाग्नि और जो मल के दोष है उसके अग्नि की क्रिया उसके ऊपर प्रॉपर होगी, तब मूत्र का रंग चेंज होगा। इसलिए मूत्र विरेचनीय पुरुष विरेचनीय गण ग्रंथ में बताए गए हैं। ये किस लिए बताए? जो रंग चेंज करने वाले गण है। प्राकृत पुरुष का रंग बताया है, प्राकृत मूत्र का रंग अगर चेंज हो गया तो उसके लिए पुरुष विरेचनीय गण बताया है। ये गण किस, ये जो क्यों बताया है? क्योंकि ये सब धातु से लेकर जाठराग्नि से लेकर धात्वाग्नि पूरे शरीर में सूक्ष्म सूक्ष्म भाग में अस्थि का मल तैयार हो रहा है, मज्जा का मल तैयार हो रहा है, मांस का मल तैयार है, वहां जो सूक्ष्म तैयार हो रहा है वो विकृत तैयार हो रहा है। फिर वो पुरुष और जो मल है किट्ट भाग में आ रहा है और पक्वाशय में तैयार होता है, मिक्स होके रंग चेंज करा है। उसको अच्छा करने के लिए पुरुष विरेचनीय गण बताया है। तो ये अगर शुद्ध है, क्या कह रहे, ये अगर शुद्ध है तो क्या कहते हैं, ये हम क्या करते हैं, आनंद प्राप्त करके देता है। ऐसे ही ये जो रंजन अवस्था है, रंजन क्या करता है, रंजन करते हो ये लेकिन दाग है। ये रंजन अवस्था मतलब क्या है, एक प्रकार की कैसी अवस्था है, विकृत से लेकर प्राकृत तक अवस्था है, जैसे हमने बताया था। इसलिए रंजन अवस्था तक लेकर निरंजन अवस्था तक लेने की जो क्रिया करता है ये रंजक पित्त करता है। जैसे हम नाड़ी शुद्धि कहते हैं, जो नाड़ी शुद्धि कब होती है, जब हम पंचकर्म करते हैं, आहार रस प्रॉपर लेते हैं, तो उसके बाद जो धातु का अंश प्रॉपर मिलता है तो शुद्ध तैयार होते हैं। जब शुद्ध तैयार होते हैं तो आपकी साधना अच्छी हो सकती है। इसलिए देखिए, पंचकर्म करने के बाद भी अवस्था हमारे क्या होते, कुछ भी करो थकते नहीं है, एनर्जी लेवल हाई है। एनर्जी लेवल क्या कि शुद्ध अच्छा धातु तैयार हो रहा है। जब अच्छा धातु तैयार होता है तो उसके कार्य भी प्राकृत तैयार होने वाले हैं, और कार्य प्राकृत तैयार होते हैं तो मन भी अच्छा तैयार होता है, क्योंकि इस अग्नि से मन की भी उत्पत्ति है। छांदोग्य उपनिषद में होता है कि आहार रस से मन की उत्पत्ति होती है, और आहार रस से अगर मन की उत्पत्ति होती है तो रस, आहार रस जो है रस का अन्न है, और जो रक्त है रस का अन्न है। मांस है जो किसका अन्न है, रक्त का। वैसे ही मेद जो है वो मांस का अन्न है। अस्थि मांस मतलब अस्थि जो है मांस का अन्न है, जो मज्जा है अस्थि का अन्न है। मतलब अस्थि मज्जा तैयार कर रहा है, वो उसका पोषण कर रहा है, वो उसका अन्न है। शुक्र मज्जा उसका अन्न है, जो शुक्र धातु तैयार कर रहा है। अगर अन्न सात्विक हो, अन्न अच्छा हो, तो आगे वाले जो धातु है वो धातु उस अवस्था से शुद्ध तैयार हो गए, और उस अवस्था से तैयार होते हैं तो उसमें मन की उत्पत्ति भी अच्छी होती है। वो आनंद देता है, वो रंजन करता है। और हम कहते हैं ना, कान्हा जी हमें आपके रंग में रंग दो, प्रभु जी प्रभु राम आपके रंग में रंग दो। मतलब उनकी जो रंग वाली वो जो अवस्था है, शिव अपनी रंग में रंग दो। शिव क्या हुआ, कर्पूर गौर हम कहते हैं ना, हमारे कृष्ण जी है जो है सावला, उनका जो रंग है वो रंग में रंग दो। मतलब उस रंग में रंग दो मतलब हमारा जो रंजक पित्त है वो धातु उस अवस्था, आत्मा की मन की धातु की उस रंग तक लेके जाओ। हमें उस रंग में रंग दो, उसका रंजन करो, और हमें मोक्ष अवस्था तक लेके जाओ, वो रंजन करो। ये अवस्था, ये रंजक पित्त है।
ये रंजक पित्त इतना सूक्ष्म है, हमारे सूक्ष्माति सूक्ष्म धातु में, सेल में, परमाणु में वो सूक्ष्म अग्नि का काम करता है। वो दिखता नहीं, वो प्रभाव से काम कर रहा है, और वो प्रभाव से वो अग्नि, वो तेज, हमारे शरीर में जो तेज आता है वो तेज का काम वो करता है। और हम प्रार्थना करेंगे रंजक पित्त, हमारे शरीर का जो रंजक पित्त वो हमारे सब धातु को शुद्ध तैयार करे, और शुद्ध धातु तक तैयार करने के बाद हमारी अवस्था उस ओज और इस प्रभु की तरफ, उसके रंग में रंग दो, उनमें हमें, उनके गुण हमें दे दो। मतलब ऐसे कहते हैं गुरु और शिष्य में, सद्गुरु जो होते हैं, सद्गुरु उनको क्या कहते हैं, शिष्य को हम खुद के जैसे बनाते हैं। वैसे ही हम रंजक पित्त हमारे शरीर का वो शुद्ध होता है, तो सद्गुरु की अवस्था तक, वो जो बताते हैं उस अवस्था तक, प्रभु की अवस्था तक पहुंचा है, ये हम रंजक पित्त को प्रार्थना करें। ऐसा ये रंजक पित्त, इस रंजक पित्त को मैं वंदन करता हूँ, उस तेज को वंदन करता हूँ, उस अग्नि को वंदन करता हूँ। और ये रंजक पित्त का जो विश्लेषण किया है, वो विश्लेषण में यही रोकता हूँ, जो गुरु से प्राप्त आयुर्वेद का जो ज्ञान आपके सामने मैंने रखा है, ये आयुर्वेद की सेवा मैं सद्गुरु के चरणों में अर्पित करता हूँ। और ये रंजक पित्त का जो विश्लेषण है मैं अभी समाप्त करता हूँ, और आगे हम साधक पित्त का अगले सेशन में ये विश्लेषण हम साथ